नमस्कार दोस्तों, मैं राम केवल सर पैरामाउंट एकेडमी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं और अपने परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप जहां भी रहें सही सलामत रहें। दोस्तों, आज हमारा इतिहास का 5वां चैप्टर है, 5वां वीडियो भी है और आज हम लोग पाषाण काल के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले थोड़ा सा हम बता देना चाहेंगे कि इसके पहले हम लोग जो भी अध्याय पढ़े उसमें अब तक इतिहास के सामान्य जानकारी के अंतर्गत पढ़ते रहे हम लोग, जिसमें हम लोग इतिहास का अर्थ, इतिहास की परिभाषा, इतिहास के पिता हेरोडोटस का सामान्य परिचय, इसके बाद इतिहास से संबंधित प्रमुख शब्दावली, प्रमुख संवत और उसके बाद प्रमुख समय शब्दावली, साथ ही साथ हम लोग इतिहास की जानकारी के कौन कौन से स्रोत हैं उन सब चीज़ों के बारे में पढ़े। स्रोतों में हम लोग पढ़े थे कि इतिहास को जानने के निम्न स्रोत हैं, जिसमें पहला था पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोतों में हम लोग अभिलेखों को पढ़े थे, सिक्कों को पढ़े थे, मूर्तियाँ, चित्रकला, भवन, स्मारक आदि सब पढ़े थे। साहित्यिक स्रोत में हम लोग पढ़े थे, साहित्यिक स्रोत में धार्मिक साहित्य था और लौकिक साहित्य, जिसमें वेद, पुराण, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, रामायण, महाभारत, ये सब चीजें उसमें लिखे थे। इन सभी चीजों के बारे में डिटेल अध्ययन हम लोग वैदिक काल या वैदिक सभ्यता जब पढ़ेंगे उसमें हम लोग डिटेल वेदों के बारे में पढ़ेंगे, ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में पढ़ेंगे, आरण्यक पढ़ेंगे, उपनिषद पढ़ेंगे, उसके बाद स्मृतियाँ, दर्शन, वेदांत, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हमारा इतिहास जो अध्याय के अंतर्गत, ऐसे तो मानिए कि आज पहला ही अध्याय है, अब तक तो हम इतिहास के बारे में एक बेस, एक उसका आधार पढ़ रहे थे। तो दोस्तों, बहुत ही ध्यानपूर्वक आज के इस वीडियो को देखिएगा और इसमें जो भी कमी हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, ताकि हम आगे से उन सब कमियों को दूर करके और बेहतर ढंग से और बढ़िया और रुचिकर ढंग से आप लोगों के समक्ष अपने ज्ञान को, अपने बातों को रख सकें। तो हमें आशा नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आज तक जितने भी वीडियो बने उनसे आप लोग संतुष्ट होंगे और आगे भी इसी तरह से संतुष्ट रहेंगे। और हमारे इस पैरामाउंट एकेडमी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हों। आज हम लोग पहले अध्याय के अंतर्गत जो पाषाण काल है इसके बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, पाषाण काल, यहीं से हमारे इतिहास का पहला लेसन से शुरुआत होता है। तो पाषाण काल का अर्थ, पाषाण काल का क्या अर्थ होता है? तो जैसे नाम से स्पष्ट है, पाषाण का अर्थ होता है पत्थर और काल का अर्थ होता है समय, अर्थात पत्थरों का समय। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वह काल जिसमें मानव सबसे ज्यादा अपने जीवन में पत्थरों का प्रयोग किया, वह पाषाण काल कहलाया, या उसे ही पाषाण काल कहते हैं। पत्थर के ही औजार बनाता था, पत्थर की गुफाओं में रहता था, अपने इर्द गिर्द वह पत्थरों को ही पाया, पत्थरों के बीच में अपने समय को व्यतीत किया और वह काल कहलाया पाषाण काल। यह बहुत ही लंबा टाइम पीरियड है, बहुत ही लंबा समय है। तो इसके जो भाग को देखेंगे हम लोग पाषाण काल के बाद, तो इसे 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पाषाण काल को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। इसका काल विभाजन, पाषाण काल का एक काल विभाजन आप लोगों के सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। पाषाण काल, काल विभाजन, क्योंकि यह इतना लंबा समय था तो इतिहासकारों ने इसे 3 भागों में डिवाइड किया है। वैसे जितने भी इतिहासकार हैं, पाषाण काल के समय के बारे में किसी में भी एक मत नहीं दिखाई देता है। सब लोग अपना अलग अलग तर्क देते हैं, इसलिए यहाँ से समय को आपको याद करने की जरूरत नहीं है, वो बस एक जानकारी के लिए बता दिया जा रहा है। समय एग्जाम में नहीं आता है। तो 5 लाख से लेकर के 6000 ईसा पूर्व,
5 लाख से लेकर 6,000 ईसा पूर्व का जो समय था वो पाषाण काल कहलाता है। अब इसको इतिहासकारों ने 3 भागों में डिवाइड किया है। तो पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नव पाषाण काल। यह पहला है, यह दूसरा है और यह तीसरा है। अब तीनों का टाइम पीरियड जब देखेंगे तो यह 5 लाख से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक रहा पूरा पाषाण काल। यह 10,000 से लेकर 8,000 तक और नव पाषाण काल जो था उसका टाइम पीरियड उन्होंने नहीं लिखे हैं। नव पाषाण काल जो था वह 8,000 ईसा पूर्व से लेकर के 6,000 ईसा पूर्व तक था। 8,000 से लेकर 6,000 तक। तो आप देख रहे हैं 5 लाख से 6,000 तक था। तो 5 से 10 यहाँ पर हो गया, 10,000 से 8,000 और 8 से 6, अर्थात 5 यहाँ से शुरू होकर के 6,000 वहाँ से खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से इतिहासकारों ने पाषाण काल के टाइम पीरियड को विभाजित किया है। अब हम थोड़ा सा एक एक पार्ट को लेकर चलेंगे। ध्यान पूर्वक देखिएगा। पहला ही पढ़ेंगे हम लोग पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल या इसे पूर्व पाषाण काल भी कहा जाता है। टाइम पीरियड ये हो गया 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व। देखिए दोस्तों, इसे आखेटक व खाद्य संग्रह का काल कहा जाता है। इसे आखेटक या खाद्य संग्रह का काल कहा जाता है क्योंकि इस काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। पूछ देता है कि पूरा पाषाण काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? विकल्प बहुत सारे दे देगा तो आपको शिकार लगाना होगा, या शिकार को ही कहा जाता है आखेटक। क्या कहा जाता है? आखेटक। तो आखेटक भी कह सकते हैं या शिकार भी कह सकते हैं। इसका एक और नाम है आखेटक व खाद्य संग्रह काल हो गया। इस काल के बारे में सबसे पहले जो खोज किया था भारत में, उस महान विद्वान का नाम था रॉबर्ट ब्रूस हुड। क्या नाम था? रॉबर्ट ब्रूस हुड। इसीलिए इसे पूरा पाषाण काल का जनक भी कहा जाता है। रॉबर्ट ब्रूस हुड को पूरा पाषाण काल का जनक भी माना जाता है। अब यह जो टाइम पीरियड है इतना लंबा है, 5 लाख से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व, अर्थात लगभग 4,90,000 साल तक मानव इसी काल में रहा। बदतर स्थिति थी मानव की। जंगली जानवरों की तरह आज यहाँ कर वहाँ परसों वहाँ व्यतीत कर रहा था। कोई इसका स्थायी तौर ठिकाना नहीं था। जंगली जानवरों की तरह निर्वस्त्र घूमता था। तो इस टाइम पीरियड को विद्वानों ने भी 3 भागों में डिवाइड किया है। पूरा पाषाण काल को देखेंगे जब, तो फिर इसे 3 भागों में डिवाइड किया गया है। तो उसको एक बार देख लीजिए। पूरा पाषाण काल, इस काल में मानव जो था पत्थर के औजार को बनाता था, लेकिन बहुत बड़ा बड़ा बनाता था। आकार में बड़ा, टेढ़ा मेढ़ा बेडोल बनाता था। इसको विद्वानों ने 3 भागों में डिवाइड किया है। पहला होता है निम्न पूरा पाषाण काल, दूसरा होता है मध्य पूरा पाषाण काल और तीसरा होता है उच्च पूरा पाषाण काल। देखिए, निम्न सभी में पूरा पाषाण काल, सभी में पूरा पाषाण काल है। बस यहाँ पर निम्न रहेगा, यहाँ मध्य रहेगा, यहाँ उच्च रहेगा। आराम से याद कर सकते हैं आप लोग। यहाँ निम्न, यहाँ मध्य, यहाँ उच्च। और पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड आपको पहले बताए थे 5 लाख से लेकर के और 10,000 ईसा पूर्व तक। 5 लाख से 10,000। तो विद्वानों ने इन तीनों समय को कैसे डिवाइड किया है? तो यह 5 लाख से लेकर के 40,000 एक मिनट। 5 लाख से लेकर 40 नहीं सॉरी 5 लाख से लेकर के यह 50,000 तक था। यह जो था 50,000 से लेकर के 40,000 तक था।
और यह जो था 40,000 से लेकर के 10,000 तक था। यह टाइम पीरियड है इसका। निम्न पूरा पाषाण काल 5 लाख से 50,000 ईसा पूर्व, मध्य पूरा पाषाण काल 50,000 से 40,000 ईसा पूर्व और उच्च पूरा पाषाण काल 40,000 से लेकर 10,000 ईसा पूर्व। दोस्तों, इस काल में पृथ्वी का तापमान बहुत ठंडा था, तो इसे हिमयुग कहा गया। इस काल में भी पृथ्वी का तापमान बहुत ठंडा था, तो यहाँ भी इसे हिमयुग के नाम से जाना जाता था। लेकिन यहाँ पर हिमयुग की समाप्ति हो गई थी, यहाँ पर हिमयुग नहीं था। और इसी काल में आधुनिक मानव की उत्पत्ति हुई। आधुनिक मानव पूछ देता है, आधुनिक मानव की उत्पत्ति कब हुई? तो आप पढ़े होंगे, आधुनिक मानव की उत्पत्ति आज से लगभग 36,000 वर्ष पूर्व हुई थी, 36,000 साल पहले। तो 36,000 इसी के अंतर्गत आ जाएगा। 40,000 से 10,000 का जो समय है, टाइम पीरियड है, इसी के बीच में आएगा। तो इसी बीच में आधुनिक मानव की उत्पत्ति हुई थी। तो इस तरह से पूरा पाषाण काल को 3 भागों में डिवाइड किया गया था। इसे हिमयुग कहा जाता था, इसे भी हिमयुग कहा जाता था, और यहाँ हिमयुग की समाप्ति हो गई थी। आधुनिक मानव की उत्पत्ति इसी काल में हुई थी। अब पूरा पाषाण काल को हम लोग एक साथ लेकर इसकी अन्य विशिष्टताओं को पढ़ेंगे। तो पूरा पाषाण काल के बारे में अन्य विशिष्टताओं को देखेंगे। इस काल में मानव के द्वारा बनाए गए पत्थर के औजार आकार में बड़ा होता था, बेढौल होता था, और जब आकार में बड़ा होगा तो जितना बड़ा होगा उतना ही भारी होगा। तो आज इस समय पत्थर के औजार भारी, बेढौल, खुरदरा, टेढ़े मेढ़े होते थे। इस काल के प्रमुख औजार में देखेंगे तो चापर चापिंग इस समय के औजार थे। चापर चापिंग, हैंड एक्स, ये सब औजार थे। इस काल के जो प्रमुख स्थल का पूछ देता है, स्थल कौन कौन से थे इस समय के? तो स्थल में आप पढ़ेंगे तो मिलेगा कि बेलन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी का जो क्षेत्र था इस काल में प्रमुख यहाँ के ये क्षेत्र थे। सोहन नदी घाटी, सोहन नदी घाटी, भीम बेटका मध्य प्रदेश में है। तो ये सब जो क्षेत्र हैं पूरा पाषाण काल के प्रमुख स्थल जो वर्तमान में यहाँ से इसके साक्ष्य मिले हैं। तो इस तरह से हम लोग पूरा पाषाण काल के बारे में पढ़े और औजारों को भी बताए थे कि चापर चापिंग, हैंड एक्स, ये सब इस समय के औजार थे। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल का टाइम पीरियड है 10,000 से लेकर के 8,000। 10,000 से लेकर 8,000 टाइम पीरियड है। अब इससे संबंधित प्रमुख जो तथ्य हैं, जो प्रश्न बनते हैं यहाँ से, तो पूछ जाता है कि किस काल को आखेटक व पशुपालक का काल कहा जाता है? तो मध्य पाषाण काल को आखेटक व पशुपालक का काल कहा जाता है। इसके कई नाम हैं। इसे सूक्ष्म पाषाण काल भी कहा जाता है, इसे माइक्रोलिथ युग भी कहा जाता है। माइक्रोलिथ युग या सूक्ष्म पाषाण काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस काल में मानव द्वारा पत्थर के जो औजार बनाए गए पूरा पाषाण काल की अपेक्षा आकार में छोटा, हल्का और साथ ही साथ सुडौल होते थे। इसकी अपेक्षा पूरा पाषाण काल की अपेक्षा आकार में छोटे हो गए, मुलायम हो गए और हल्के हो गए। तो इस तरह से इसे सूक्ष्म पाषाण काल कहा गया और माइक्रोलिथ युग कहा गया। इस काल से संबंधित प्रथम खोज जो किया था उस विद्वान का नाम था जॉन इवांस। जॉन इवांस ने इस काल के बारे में प्रथम खोज किया और इस काल के जो प्रमुख स्थल है वो बागौर है, राजस्थान में पड़ता है, महदहा है, सराय महल आदि। इस काल में जो औजार का खोज देता है तो बेदनी बनाता था, स्क्रीवर बनाता था, ये सब इस समय के मानव के द्वारा बनाए गए औजार थे। तो इस तरह से हम लोग पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल को पढ़े। एक चीज बहुत ही महत्वपूर्ण बात मध्य पाषाण काल से संबंधित है कि इसी काल में मानव सबसे पहले कुत्ता को प्रथम पालतू पशु बनाया। पूछ देता है कि मानव द्वारा प्रथम पालतू पशु कौन है? तो कुत्ता। विकल्प दे देगा कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी। तो सबसे पहले मानव ने कुत्ता को प्रथम पालतू पशु बनाया। लेकिन थोड़ा सा घुमा के पूछ देता है कि मानव पशुपालक कब बना या मानव कुत्ता को किस काल में पालतू पशु बनाया? तो मध्य पाषाण काल में। तो मध्य पाषाण काल से संबंधित ये प्रमुख तथ्य थे।
दोस्तों मैं इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न या महत्वपूर्ण तथ्य पीडीएफ के रूप में आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा और उसका लिंक जल्दी ही हमारे यूट्यूब चैनल पर इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो यहाँ पर बताने के लिए अब सब चीज़ लिखा नहीं जा सकता, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके और पीडीएफ से संबंधित जो लिंक है उसको क्लिक करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर बहुत ही व्यवस्थित ढंग से इससे भी बेहतर, क्योंकि सब चीज़ बोर्ड पर इतने कम समय में लिखना असंभव है, तो वहाँ पर आप जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दिया जाएगा पीडीएफ का, वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम मध्यपाषाण काल के बारे में पढ़े। दोस्तों आगे है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल का टाइम पीरियड देखिए ही है 8000 से लेकर के 6000 ईसा पूर्व तक। नवपाषाण काल के जो अन्य नाम है तो इसे उत्पादक व उपभोक्ता का काल कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट, उत्पादक का काल किसे कहा जाता है? तो नवपाषाण काल को उत्पादक का काल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस काल में मानव उत्पादक बन गया, वह फसल उगाने लगा, खेती करने लगा, कृषि करने लगा, इसीलिए वो उत्पादक बना और इसे उपभोक्ता का काल भी कहा जाता है। उत्पादक व उपभोक्ता का काल, इसे क्रांति का काल भी कहा जाता है। दोस्तों क्रांति का काल, क्रांति का काल इसका जो नाम दिया था डॉक्टर प्राइरोज ने दिया था। अभी हम बताएंगे कि क्यों इसे क्रांति का काल कहा जाता है। इस काल से संबंधित जो स्थल है मेहरगढ़ है। मेहरगढ़ बलूचिस्तान में पड़ता है, बलूचिस्तान पाकिस्तान के प्रांत है, वहां पर मेहरगढ़ या पाकिस्तान में मानव द्वारा कृषि का पहला साक्ष्य यहीं से मिला है, मेहरगढ़ से। इसके बाद कोल्डिया इसका प्रमुख स्थल है उत्तर प्रदेश में, चावल का पहला साक्ष्य मिला था। चिरांद एक जगह है बिहार, उसके बाद बुर्ज होम कश्मीर, ये सब इस काल के प्रमुख स्थल हैं, इस काल से संबंधित प्रमुख स्थल हैं। तो अभी नवपाषाण काल से संबंधित जो साक्ष्य हैं, विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को और हम बताना चाहेंगे। ध्यान से देखते रहिए हमारा वीडियो और जरूर जो समझ में ना आए, पूरी कोशिश है कि आपको एक ही पॉइंट समझ में आएगा, लेकिन यदि भूल से भी कोई पॉइंट रह गया या आपको समझ में ना आया तो कमेंट बॉक्स में जाकर के उससे संबंधित बात पर चर्चा कर सकते हैं। नहीं तो फिर समझने के लिए हमारा, यदि यह डायरेक्ट समझ में ना आ रहा हो तो इसके पहले के वीडियो के लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जाएंगे, वहां से आप जाकर के उस लिंक पर जाकर के इसके पहले के वीडियो को आप देख सकते हैं। नवपाषाण काल में प्रमुख खोजें। नवपाषाण काल में जो प्रमुख खोजें हुई, प्रमुख खोज कौन कौन सी खोज हुई उस पर एक बार थोड़ी सी चर्चा कर देना चाहेंगे हम। तो नवपाषाण काल देखिए, इस काल में मानव जो था उत्पादक बन गया, उत्पादक बन गया, अर्थात उत्पादक का मतलब क्या हो गया? कृषि करने लगा, कृषि करने लगा, खेती करने लगा। अब ध्यान से देखिए, जब खेती करेगा आदमी तो खेती 1 दिन 2 दिन 10 दिन या 20 दिन में तैयार होने वाली चीज नहीं है, समय लगता है। तो जब खेती करने लगा तो उसे एक जगह रहने की आवश्यकता महसूस हुई और कहा गया है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब उसे एक जगह रहने की आवश्यकता महसूस हुई तो वह सोचते विचारते सोचते 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 सबसे पहले घर बनाना सीखा रहने के लिए, अर्थात मरे एक झोपड़ी बनाया। जब झोपड़ी बनाने लगा, घर बनाने लगा, घर बनाना सीख लिया, घर बनाया मानव सबसे पहले किस काल में बनाया? नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में घर बनाने को कहा जाता है अस्थायी निवास की प्रवृत्ति। अस्थायी निवास की प्रवृत्ति मानव के अंदर कब आई? किस काल में आई? नवपाषाण काल में। तो नवपाषाण काल में मानव के अंदर अस्थायी निवास की प्रवृत्ति आई। इसके बाद फिर वह पहिया बनाया, लकड़ी के कट्टे को काट करके पहिया बनाया, पहिया बनाना सीख लिया, पहिया बनाना सीखा। पहिया से फिर चाक से बर्तन बनाने लगा, चाक से बर्तन बनाना सीख गया। इसके बाद वह वस्त्र भी बनाने लगा, बर्तन बनाना, घर बनाना, खेती करना, पहिया बनाना, पहिया बनाना, वस्त्र बनाना और आग जलाना सीख गया, आग जलाना सीखा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा एक चीज के बारे में, आग जलाना। यहाँ से प्रश्न आता है कि मानव आग की खोज किस काल में किया? तो आग की खोज के बारे में कोई पूछेगा
कि आग की खोज हुई तो पूरा पाषाण काल, लेकिन जलाने का ढंग उसे किस काल में आया? नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में वह आग को जलाना सीख गया। तो इस तरह से नवपाषाण काल के बारे में इतनी चीजें की खोज हुई और उसके बाद मानव इतना विकास करता गया, इतना क्रमशः विकास करता गया कि विकास करते करते विकास के क्रम में आज हम और आप देख रहे हैं कि मानव धरती को छोड़कर आसमां पे पहुंच गया है, चांद पर पहुंच गया है, मंगल की तैयारी में लगा हुआ है। तो इन सब महत्वपूर्ण खोजों के कारण ही डॉक्टर प्राइमरोज जो विद्वान थे, बहुत ही महान डॉक्टर प्राइमरोज ने इस काल को क्रांति का काल कहा है। किसने कहा है क्रांति का काल? डॉक्टर प्राइमरोज। डॉक्टर प्राइमरोज ने इसे क्रांति का काल कहा है। तो इस तरह से हम लोग पूरा पाषाण काल के जो अन्य 3 भाग हैं, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल, उन पे चर्चा किए। उसके बाद फिर हम लोग मध्य पाषाण काल पे आए। मध्य पाषाण काल के बाद नवपाषाण काल को पढ़े। दोस्तों, इनसे संबंधित प्रश्न अब आते हैं, प्रश्न पूछ देते हैं। प्रश्न कैसे कैसे आते हैं? जैसे पूछ देता है पूरा पाषाण काल से संबंधित जो प्रमुख प्रश्न पूछते हैं सब, उन सब चीजों को, मध्य पाषाण काल से संबंधित प्रश्न, नवपाषाण काल से संबंधित प्रश्न, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन सभी को हमने संकलित किया है, समाहित किया है एक जगह पीडीएफ के द्वारा। पीडीएफ करने के नीचे दिया जाएगा, उसमें आप डाउनलोड कर सकते हैं और विधिवत वहां से अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन मैं कुछ पॉइंट्स बताना चाहूंगा कि किस तरह से प्रश्न बनते हैं, कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। तो पूछ देता है कि आग की खोज किस काल में हुई? खोज के बारे में पूछेगा तो पूरा पाषाण काल, लेकिन जलाने का ढंग पूछ देगा तो नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर रॉबर्ट ब्रूस कोट। पूरा पाषाण काल के संबंधित प्रथम खोज किसने किया? रॉबर्ट ब्रूस कोट। कहाँ से किया था? अतिरमपक्कम, एक जगह का नाम है तमिलनाडु में, अतिरमपक्कम। वहीं से हैंड एक्स खोजा था, अतिरमपक्कम से हैंड एक्स खोजा था और यहीं से सबसे पहले खोज हुई थी डॉक्टर रॉबर्ट ब्रूस कोट के द्वारा। पूरा पाषाण काल के को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। आधुनिक मानव की उत्पत्ति किस काल में हुई? उच्च पूरा पाषाण काल में। यदि विकल्प उच्च पूरा पाषाण काल नहीं है, केवल पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल है, तो आप पूरा पाषाण काल लगा सकते हैं, क्योंकि उच्च पूरा पाषाण काल उसी का भाग है। मध्य पाषाण काल से संबंधित प्रश्न आ जाते हैं। मध्य पाषाण काल से संबंधित प्रथम खोज किसने किया था? जॉन इवांस। मानव ने कुत्ता को प्रथम पशु किस काल में बनाया? मध्य पाषाण काल में। या फिर पूछ देता है कि मानव द्वारा बनाया गया प्रथम पालतू पशु कुत्ता। थोड़ा सा घुमा कर पूछ देता है कि नवपाषाण काल में मानव ने किस पशु को सबसे पहले पालतू पशु बनाया? तो नवपाषाण काल में ध्यान दीजिएगा, नवपाषाण काल में सबसे पहले भेड़ को पालतू पशु बनाया था, भेड़ को। उसके बाद पूछ देता है कि मानव द्वारा चावल का साक्ष्य कहां से मिला है? दोस्तों, इस पे थोड़ा सा चर्चा करना चाहेंगे हम कि मानव द्वारा चावल का प्रथम साक्ष्य। तो चावल का जो प्रथम साक्ष्य है, पहले तो कोल्डिहवा को हम लोग मानते थे। कोल्डिहवा इलाहाबाद में जो है कोल्डिहवा नामक जगह है, उसी को माना जाता था कि चावल का पहला साक्ष्य यहीं से मिला है। लेकिन अब संत कबीर नगर जिले में एक जगह का नाम है लहुरा देव। यह संत कबीर नगर जिले में पड़ता है। तो अब गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर लोगों की टीम ने वहां पर खोज किया संत कबीर नगर जिले में लहुरा देव नामक जगह पर। तो यहाँ से जो चावल का साक्ष्य मिला है वह इससे भी बहुत प्राचीन है। तो यदि विकल्प में दोनों रहेगा तो आप लहुरा देव में लगाएंगे, और दोनों में से यदि कोई एक रहेगा तो आप जो रहेगा उसी को लगाएंगे। नेक्स्ट पूछ देता है कि मानव द्वारा कृषि का प्रथम साक्ष्य। कृषि का प्रथम साक्ष्य, अब कृषि में चावल गेहूं नहीं पूछ रहा है, कृषि का प्रथम साक्ष्य पूछेगा तो आपको मेहरगढ़ लगाना होगा। क्या लगाना होगा? मेहरगढ़। बलूचिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान में बलूचिस्तान। मेहरगढ़ कृषि का प्रथम साक्ष्य पूछ देगा तो मेहरगढ़, लेकिन कृषि ने पूछा चावल पूछ देगा स्पष्ट तो आपको लहुरा देव या फिर कोल्डिहवा। इन दोनों में से दोनों विकल्प रहेंगे तो आप लहुरा देव को लगाएंगे। यदि सिंधु सभ्यता में चावल का साक्ष्य पूछ देगा, सिंधु सभ्यता नाम देकर पूछेगा चावल का साक्ष्य,
तो वहां पर कोई लोचन लगाना पड़ेगा आपको। लेकिन मानव द्वारा पूछेगा कि चावल का सच है तो कोल्डी हवा या फिर लौड़ा दे, ये ध्यान दीजिएगा। फिर चावल का कोई पूछ देता है कि मानव द्वारा हड्डी के औजार बनाने का सच कहाँ से मिला है? चिरांद से मिला, बिहार से। मानव हड्डी के भी औजार बनाता था, नवपाषाण काल में हड्डी के भी औजार बनाता था चिरांद नामक जगह से, वो भी हड्डियों में हिरण के जो सींग है उसके बनाता था औजार। तो इस तरह से हम लोग महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़े। अब इससे संबंधित हम जो प्रश्न बनेंगे वो आप लोगों को पीडीएफ के माध्यम से प्रोवाइड कराएंगे। तो आज के इस क्लास में पूरा पाषाण काल से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों की चर्चा हुई। कभी कभी यह प्रश्न आ जाता है कि मानव द्वारा उगाई गई प्रथम फसल कौन है? तो जौ मानी जाती है। मानव द्वारा प्रयोग की गई प्रथम धातु तांबा। मानव द्वारा बनाया गया प्रथम औजार तो कुल्हाड़ी। मानव द्वारा प्रयोग की गई प्रथम धातु तांबा। तो इन सब चीजों से संबंधित प्रश्न पूरा पाषाण काल में बनते हैं और इन सब चीजों को आप ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। हमें ऐसा है बल्कि पूरा विश्वास है कि आज का यह वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। यदि कुछ कमी होगी, यदि हम बहुत तेज बोल रहे हों लिखने में या अन्य किसी प्रकार की कोई कमी या कोई शिकायत या कोई सुझाव है तो सादर आमंत्रित है हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के आप उस सुझाव को दे सकते हैं ताकि और बेहतर ढंग से हम अपनी प्रस्तुति दे सकें। जाते जाते कहेंगे कि हमारे इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा ताकि हमारे इस चैनल की लोकप्रियता बहुत शीघ्र बढ़े और अधिक से अधिक इससे लोग लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद, नमस्कार।